भुट्टो साहब की बातें। मैं तीसरे बाब इब्तदाई अय्याम में मेरी बात की मुलाकातों के उन्वान में लिख चुका हूँ कि भुट्टो साहब के इन इंकशाफात का जो उन्होंने मेरे साथ कई मुलाकातों के दौरान बातों बातों में किए जिक्र करूँगा। जेल ड्यूटी के दौरान मुझे जो लम्हात सबसे ज्यादा कीमती महसूस हुए वो थे भुट्टो की बातें सुनने वाले लम्हात। इन बातों में कहाँ तक भुट्टो साहब ने साफ गोई से काम लिया या एक सियासी लीडर की हैसियत से कुछ कह गए, इसके मुतल्लिक मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता। ये फैसला हर पढ़ने वाले को खुद करना होगा। जहाँ तक मुझसे हो सका है मैं उनकी बातों को रिकॉर्ड पर ला रहा हूँ ताकि मेरी तरह तमाम पढ़ने वाले भी उनकी बातों से मुस्तफीद हो सकें। असीरी के दौरान वो मेरे साथ हमेशा अंग्रेजी में बातचीत किया करते और मैं भी हत्ता अस्तवा उनके साथ इसी जबान में गुफ्तगू करता। उनके इंकशाफात मंदरजा झैल थे। पाकिस्तान और एटमी ताकत। भुट्टो साहब ने पिंडी जेल में मुझसे इस मौजू पर चंद मरतबा गुफ्तगू की। 2-3 मरतबा उन्होंने पाकिस्तान हिंदुस्तान का मवाजना कुछ इस पैराए में किया कि हिंदुओं की कोशिश थी कि पाकिस्तान वजूद में ना आए ताकि वो अखंड भारत का ख्वाब पूरा कर सकें। पाकिस्तान बनने के बाद तकरीबन 30 सालों में हुकूमत हिंद ने दिल से कभी पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम न किया और उस वक़्त से हिंदू हुकूमत पाकिस्तान को ख़त्म करने के दर पर रही है। फिर जब कभी तीसरी दुनिया के ममालिक में झगड़े उठते हैं तो बदकिस्मती से सुपर पावर्स भी ताकतवर मुल्क या अपने मफाद का साथ देती हैं। ये ताकतें इस्लाम की हमेशा मुखालफत करती रही हैं। हिंदू का फलसफा ये है कि बराबर या अपने से ताकतवर के साथ दोस्ती करो और कमजोर के साथ जबरदस्ती। बदकिस्मती से हमारे वसाइल हिंदुस्तान के बराबर नहीं और हम फौजी लिहाज से उनकी बराबरी का कभी सोच भी नहीं सकते, बल्कि हिंदुस्तानी वसाइल सनत और हरफत माली और फौजी लिहाज से रोज बरोज मजीद तरक्की करते चले जा रहे हैं, जबकि हम इस लिहाज से अपना तनासुब बरकरार रखने में भी मुश्किलात से दो चार हैं। 1974 में हिंदुस्तान ने एटमी धमाके करके एटमी टेक्नोलॉजी में दुनिया की सफ़े अव्वल की अक़वाम में अपना मकाम हासिल कर लिया है। इधर मशरिकी पाकिस्तान को हमसे ज़बरदस्ती अलग करके हम पर वाज़े कर दिया है कि जब भी हम कमज़ोर हुए हम पर चढ़ाई करके हमें अपना गुलाम बनाने की कोशिश करेगा और इस तरह हमसे 1200-1300 साला तारीख का बदला लेगा। इसलिए हमारी सिक्योरिटी का वाहिद जरिया एटमी ताकत के उसूल में है जो हिंदुस्तान को हमसे बाइज्जत तरीके से रहने पर मजबूर कर देगा। अगर जोग्राफी और फौजी हिकमत अमली के एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान एटमी ताकतों में घिरा हुआ है। हम रूस, चीन, हिंदुस्तान और अमेरिका जो बहरे हिंद में सबसे बड़ी एटमी ताकत है में महसूर हैं। इस इलाके में सिवाय चीन के जिससे हमारे इंतहाई दोस्ताना ताल्लुक हैं, बाकी सब हमारे खिलाफ हैं और ऐसे कड़े हालात में वो कभी हमारा साथ नहीं देंगे। भुट्टो साहब ने फरमाया, मैं पाकिस्तान को इस काबिल बनाने में तकरीबन कामयाब हो चुका था। भारत को तो मुखालफत करनी ही थी क्योंकि मैं उनके मकासद की राह में एक बड़ी रुकावट खड़ी कर रहा था, लेकिन अमेरिका और रूस के हल्फियों ने अपनी आलमी पॉलिसी की बिना पर मेरी सख्त मुखालफत की। शुरू में अमेरिका ने मुझे लालच दिया, फिर कहा कि अपने हाथ क्यों जलाते हो, लेकिन जब मैं कौम और मुल्क की खातिर अपने मिशन पर डटा रहा और हमारे इस दोस्त मुल्क ने देखा कि मैं अपनी धुन में मस्त हूँ तो अपने काबिल वजीर खारजा हेनरी किसिंजर के जरिए मुझे आखिरी वार्निंग दी और साफ साफ कह दिया कि अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें बाकी दुनिया के लिए नमूना बना देंगे ताकि इस किस्म की जुर्रत वेंचर का आइंदा कोई सोच भी ना सके। और फिर कर्नल रफ़ी आपके जनरल के जरिए मुझे इस हालत सिक्योरिटी वार्ड की तरफ इशारा करते हुए तक पहुंचा दिया। एक और मौके पर भुट्टो साहब ने अमेरिका को पाकिस्तान और आलम इस्लाम का यहूदी लाबी की वजह से दुश्मन नंबर 1 करार दिया और साफ अल्फाज में कह दिया कि मैं मिस्टर भुट्टो पाकिस्तान को अजमत और कौमी इज्जत के लिहाज से सफ़े अव्वल में लाना चाहता था। अगर मुझे थोड़ा सा वक्त और मिल जाता तो मैं इस मुश्किल मरहले को सर कर लेता। कहने लगे, मुझे अपने आप पर फख्र है और एक न एक दिन हमारी कौम को एहसास होगा। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, कर्नल, मैं नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला था, मगर इन जर्नलों में इतनी हिम्मत, दूरबीनी और कौम परस्ती कहाँ कि हमारे तकरीबन मुकम्मल काम को आगे बढ़ाएं। 1-2 लम्हे सोचने के बाद कहने लगे, इनको ऐसा करने ही कौन देगा। CIA तो इस वक्त दुनिया की तमाम हुकूमतों से ज्यादा मजबूत और ताकतवर इदारा है। चंद लम्हे खामोशी के बाद कहने लगे, आज तुम्हारा जनरल अमरीकियों का मंजूर नजर है, लेकिन कल जब इसने इनर मास्टर्स वॉइस पर तवज्जो ना दी तो इसका अंजाम भी वही होगा जो इस तरह के साम्राज्यी एजेंटों का हुआ करता है। भुट्टो साहब ने मुझसे चंद मरतबा
मुख्तलिफ औकात पर पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात पर बातचीत करते हुए कहा कि चूँकि यहूदी असर हर अमेरिकी हुकूमत पर बहुत ज़्यादा रहेगा, इसलिए आलम इस्लाम और ख़ासकर पाकिस्तान का अमेरिका कभी खैरख्वाह नहीं रहेगा और किसी भी पाकिस्तानी कौमी लीडर को नहीं चाहेगा। भुट्टो साहब का पाकिस्तानी कौम के लिए सबसे बड़ा तोहफा। एक मुलाकात के दौरान मेरे पूछने पर भुट्टो साहब ने फरमाया कि उनका पाकिस्तानी कौम के लिए एक बड़ा काम ये था कि उन्होंने अपनी कौम को सियासी बेदारी, पॉलिटिकल अवेयरनेस से हमकिनार किया। मैंने अपने गरीब आवाम को एहसास महरूमी दिलाया। कहने लगे, कर्नल, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन अब कोई ताकत हमारे गरीब आवाम से इस एहसास को कभी ना छीन सकेगी। फिर कहा, मैं समझता हूं कि ये मेरा कौम को जो ज्यादातर गरीब आवाम पर मुश्तमिल है सबसे बड़ा तोहफा रहेगा। जनरल ज़ियाउल हक साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कैसे बनाया गया? जब मेरी और भुट्टो साहब की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो गई तो एक दिन मैंने हिम्मत करके उनसे दरियाफ्त किया कि जनाब, आपने जनरल ज़ियाउल हक साहब को फ़ौज का सरबराह कैसे चुन लिया? उन्होंने थोड़ी देर सोच के बाद फरमाया, भाई ये जनरल टिक्का खान की सिफारिश थी। टिक्का साहब ने सिफारिश की कि उनके बाद जनरल ज़ियाउल हक को उनका जानशीन बनाया जाए। जनरल टिक्का खान का ख्याल था कि जनरल ज़ियाउल हक एक मजहबी किस्म का शख्स है और फौज का सरबराह होने के बाद वो अपनी नमाजों वगैरह में मशगूल रहेगा और हुकूमत के लिए सियासी मामलात में कोई मुश्किलात पैदा न करेगा। भुट्टो साहब के इस बयान की सदाकत अल्लाह ताला ही जानता है, क्योंकि उनके फांसी लगने के काफी अरसा बाद जनरल टिक्का खान साहब ने एक इखबारी बयान के मुताबिक ये कहा था कि उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक को फौज का सरबराह बनाने की मुखालफत की थी। भुट्टो साहब ने इसी मुलाकात के दौरान मुझे ये भी बताया कि जनरल अब्दुल मजीद मलिक भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे के लिए एक मौजू शख्स थे। कहने लगे, जनरल अब्दुल मजीद मलिक एक रोशन दिमाग, अक्लमंद और काबिल जनरल थे, लेकिन वो बदकिस्मती से इस ओहदे को ना पा सके। हालांकि उन्होंने मिस्टर भुट्टो ने काफ़ी चाहा, लेकिन किस्मत ने उनका साथ न दिया। मैंने भुट्टो साहब को जनरल अब्दुल मजीद मलिक के मातहत SSG में सर्विस करने का हाल सुनाया और उनकी क़यादत में 1965 की जंग का जिक्र भी किया और बाद में 1971 की जंग में उनके कारहाए नुमाया की तफसील भी बयान की तो कहने लगे कि वो एक शाइस्ता और समझदार जनरल हैं और फौज के एक अच्छे सरबराह साबित होते, लेकिन ऐसा न हो सका। भुट्टो साहब को कभी तख्ताएदार पर चढ़ने का ख्याल तक न आया था। भुट्टो साहब अपनी जिंदगी के आखिरी 323 दिन रावलपिंडी जेल में कैद रहे। इस दौरान मेरे ख्याल में कभी उनको ये यकीन न आया था कि उन्हें तख्ताएदार पर चढ़ा दिया जाएगा। उनके वकला, फैमिली मेंबर्स और जेल में मिलने वाले तकरीबन तमाम लोगों ने उनसे इस मुकदमे के मुतालिक हमेशा यही कहा कि ये सिर्फ सियासी खेल तमाशा है। उन्हें बैरूनी मुमालिक के सरबराहों और कई दूसरी शख्सियात के जनरल ज़ियाउल हक और उनकी हुकूमत पर असर व रसूख का इल्म भी था। इलावा अज़ीं भुट्टो साहब के कुछ बैरूनी दोस्तों ने जनरल ज़ियाउल हक साहब से उनकी माफ़ी का वादा तक भी ले लिया था, जो मेरे ख्याल में भुट्टो साहब के इल्म में भी लाया गया था। मुकदमे की अपील के आखिरी चंद माह के दौरान जब मुझे ये इल्म हुआ कि हुकूमत भुट्टो साहब को फांसी देने पर तुली हुई है तो मैंने उनको अपना मुखलिसाना मशवरा दिया, मगर उन्होंने हर दफ़ा यही जवाब दिया कि ये मुकदमा झूठा और बनावटी है और उनको कुछ परवाह नहीं कि इसका क्या नतीजा निकलता है, मगर वो झूठ के आगे सर नहीं झुकाएंगे। उनके इस बहादुराना जवाब ने उनकी इज्जत मेरे दिल में और बढ़ा दी। बल्कि जब 3 अप्रैल 1979 की शाम भुट्टो साहब को सरकारी तौर पर यह बताया जा रहा था कि उनको आखिरी फैसले के मुताबिक अब फांसी दी जा रही है, पूरी तफसील बाब आखिरी लम्हात में दी गई है, तो भुट्टो साहब इस मौत के पैगाम पर मुस्कुरा रहे थे। उस वक़्त मैं आपे से बाहर हो गया था और उनको फांसी दी जाने पर एक जबरदस्त इस्तराब की हालत में था। चूँकि मैंने ये ड्रामा शुरू से आखिर तक देखा था, इसलिए पूरे वसूख के साथ कहता हूँ कि भुट्टो साहब को तख्ताएदार पर चढ़ने का कभी ख्याल तक ना आया था। मेरा मुखलिसाना मशवरा। भुट्टो साहब ने रावलपिंडी जेल में कैद के दौरान मुझे ये तासुर दिया कि वो इस केस के मुतालिक ज़रा भर भी फिक्रमंद नहीं हैं, और जब भी मैंने उनसे इसके मुतालिक कुछ कहा तो उन्होंने यही जवाब दिया कि चूँकि ये बनावटी केस है इसलिए वो क्यों फिक्रमंद हों। जब हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे और मुझे यकीन हो गया कि वो मेरी इज्जत करते हैं और वो ये समझ गए कि मैं उनका दिल से खैरख्वाह हूँ,
तो मैंने उनसे चंद मर्तबा कहा कि उन्हें इस मुकदमे को इतनी लापरवाही से नहीं लेना चाहिए, मगर उन्होंने हमेशा यही जवाब दिया कि उनका इसमें जरा भर कसूर नहीं। मैंने उनसे कहा कि वो बहुत बड़े सियासतदान, मुदब्बर और मामला फहम हैं और उन्हें अपनी इस खुदादाद काबिलियत को इस्तेमाल करते हुए इस हालत से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, मगर उन्होंने उल्टा फौजी जनता को ही इसका जिम्मेदार ठहराया। मैंने उनसे कहा, जनाब, अगर आप ये बयान दें कि आप इन जर्नलों से स्टाफ कॉलेज की टटियां साफ करवाएंगे और कोई भी आइन से इन्हिराफ करने से बच नहीं सकेगा, तो आपका क्या ख्याल है कि ये लोग आपको ऐसे ही छोड़कर अपनी मुसीबत खुद मोल लेंगे? बहरहाल मैंने चंद मर्तबा सदके दिल से उनसे अर्ज किया कि उन्हें किसी न किसी तरीके से इस हालत से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल उन्होंने हर बार मुझे यही जवाब दिया कि इस मुकदमे में वो बेकसूर हैं और वो क्यों अपनी इज्जत नफ्स का सौदा करें। मुमकिन है ऐसा रास्ता अख्तियार करने में उनका सियासी किरदार, पॉलिटिकल कैरियर खराब होता हो, या उन्हें यकीन हो कि वो कभी ऐसी सजा न पाएंगे। कुछ शख्सियात पर भुट्टो साहब के ख्यालात। हमारी मुलाकातों के दौरान भुट्टो साहब ने वक्तन फवक्तन कुछ शख्सियात पर तबसरे किए जो झैल में दर्ज करता हूँ। पहला, फील्ड मार्शल अयूब खान। एक दिन कहने लगे कि अयूब खान साहब कई नादर और गैर मामूली सलाहियतों के मालिक थे। वो दराज कद, खूबसूरत और नक्श पजीर शख्सियत के मालिक थे, लेकिन वो बहरानों, क्राइसिस में कमजोर दिल के मालिक थे। उन्होंने अपने हाथ के अंगूठे और कलमे वाली उंगली के दरमियान कोई इंच भर का फासला रखकर ये बात समझाने की कोशिश की थी क्योंकि भुट्टो साहब को जेल में सिवाय खुराक और अद्वियात वगैरह के बाकी किसी किस्म की कोई एशिया ना मिल सकती थी। कहने लगे कि एक दफा अयूब खान साहब ने उनको जेल में विस्की की बोतलों का एक क्रेट भेजा था और चूंकि उन्हें एक मामूली एहसान भी हमेशा याद रहता है, इस तोहफे की याद भी रही। जब वो खुद हुकूमत में वापस आए तो अयूब खान साहब के फैमिली मेंबरान को टैक्स से बचने के इल्जाम में धर लिया गया था। उन्होंने इस एहसान को याद करते हुए उनके फैमिली मेंबरान की मदद की और इस मुसीबत से उनकी खुलासी करवाई थी। भुट्टो साहब को अयूब खान साहब से सबसे बड़ा गिला ये था कि उन्होंने पहला मार्शल्ला लगाकर कौम और जमहूरियत पर बहुत बड़ा जुल्म किया। उनके नजदीक ये इकदाम अयूब खान का नाकाबिले माफी गुनाह है। दूसरा, एयर मार्शल असगर खान। एयर मार्शल असगर खान साहब को भुट्टो साहब नापसंद करते थे। चंद मौकों पर जब कभी एयर मार्शल असगर खान साहब का किसी न किसी पैराए में जिक्र हुआ तो मैंने महसूस किया कि भुट्टो साहब उनसे नफरत करते हैं। उन्होंने असगर खान साहब के मुतल्लिक एक दो मरतबा कहा कि वो एक आम से सीधे साधे इंसान हैं और सियासत की उनको अलिफ बे तक का इल्म नहीं। वो सख्त, बेलचक, रिजिड इंसान हैं और कभी भी सियासत में कामयाब नहीं होंगे। मुझे इन दो लीडरों के दरमियान असली इख्तलाफ की कोई खास वजह मालूम नहीं थी। जब मैं भुट्टो साहब के साथ मिला उस वक़्त तक मैं जनाब असगर खान साहब से कभी ना मिला था। बहरहाल उनकी लगन, सच्चाई और ईमानदारी के मुतालिक बहुत कुछ सुन चुका था। बदकिस्मती से उनकी पार्टी तहरीके इस्तकलाल ने भी जब से वजूद में आई है कोई कारनामा नहीं दिखाया और असगर खान साहब के सियासी साथी भी उनको अमूमन छोड़ जाते रहे हैं। शायद भुट्टो साहब के कहने के मुताबिक असगर खान साहब की सख्त गिरी बहुत हद तक दुरुस्त हो, क्योंकि आजकल बदकिस्मती से हमारे सियासतदानों ने सियासत को एक तिजारत समझ रखा है। झूठ, दगाबाजी, बेमानी और रियाकारी वगैरह हमारी सियासत के सुतून बन चुके हैं। हमारे सियासतदान माँ सिवाय चंद एक के जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उनका नस्बुल ऐन ये होता है कि जीती हुई पार्टी में हो या चंद मरात के बदले इसमें शामिल हो जाएं, ताकि इंतखाबात में खर्च की हुई रकम को जिस तरह बड़ेपन कम से कम 70 बार और मौसम बहुत अच्छा हो जाए तो 700 बार ज्यादा कर सकें। साफ जाहिर है इस तरह तो मुल्क और कौम को लूटना ही है। मैं समझता हूँ कि इस खेल में असगर खान साहब जैसा मुहिब वतन और ईमानदार शख्स एक नाकाम सियासतदान ही रहेगा और फसली बटेरे तो कभी भी उनके इर्द गिर्द जमा नहीं होंगे। उन्हें किसी और मुल्क और माशरे में होना चाहिए था। ये मेरा ज़ाती तज्जिया है। मुमकिन है भुट्टो साहब की नापसंदगी की वजूहात कुछ और हों। तीसरा, एयर मार्शल नूर खान। एक मुलाकात के दौरान मोहम्मद हयात टुमन, जो भुट्टो साहब के पॉलिटिकल एडवाइजर रहे थे, के मुतल्लिक बातचीत छिड़ गई। शायद उस दिन के अखबार में हयात टुमन का जिक्र हुआ था। भुट्टो साहब ने कहा, मलिक मोहम्मद हयात टुमन एक अपनी किस्म का शख्स है, लेकिन अभी तक उसने मार्शल्ला अथॉरिटी के सामने अपने आप को एक हद तक काबिल एतमाद शख्स साबित किया है। इसी नशिस्त के दौरान भुट्टो साहब ने
एयर मार्शल नूर खान साहब का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, नूर खान बहुत ही होशियार, रोशन दिमाग और तेज फहम इंसान हैं। एयरफोर्स ने एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर और काबिल अफसर पैदा किया है, लेकिन वो एक अलवाल अज़म, शोहरत और इज़्ज़त का ख्वाहिशमंद इंसान है। मैंने उनसे जिक्र किया कि मैं एयर मार्शल नूर खान साहब को अच्छी तरह जानता हूँ। जब वो पाकिस्तान एयरफोर्स के कमांडर इन चीफ थे तो मैं पेशावर में पैराशूट स्कूल की कमान कर रहा था। वो पैराशूट जंप के लिए कुछ दिन मेरे स्कूल में ज़ेर तरबियत रहे थे। दरअसल वो तमाम हवाबाजों को अपना नमूना पेश करना चाहते थे ताकि वो भी बिला खौफ व खतर और बगैर झिझक पैराशूट जंप करें, और जब कभी उन्हें जहाज की खराबी की हालत में छलांग लगानी पड़े तो ख्वामखा जान से हाथ न धो बैठें या टांग वगैरह न तोड़ लें, बल्कि छतरी के जरिए सीखे हुए तरीके के मुताबिक जमीन पर बाहिफाजत उतर सकें। उनकी सिखलाई और छतरी के जरिए छलांग लगाने के दौरान मैंने एयर मार्शल नूर खान साहब को बड़ा निडर और बहादुर इंसान पाया। भुट्टो साहब कहने लगे, नूर खान को मेरी पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नामालूम वजहों की बिना पर ऐसा ना कर सके। उन जैसी मुतहरिक शख्सियत और काबिल एडमिनिस्ट्रेटर की मेरी पार्टी को जरूरत थी। चौथा, जनरल याहिया खान। जब कभी याहिया खान साहब का नाम आया, भुट्टो साहब ने उन्हें अच्छे अल्फाज से याद किया, लेकिन हर दफा एक खास मुस्कुराहट के साथ उनका जिक्र किया। एक दफा फरमाने लगे कि जनरल याहिया खान एक बहुत अच्छे और इंटेलिजेंट शख्स थे। वो एक शाइस्ता इंसान थे, बशर्त ये कि उन्होंने पी ना रखी हो, और अगर शराब के नशे में होते, जो अमूमन हुआ करते थे, तो फिर वो इंसान नहीं थे बल्कि शैतान थे। कुछ और बातें भी हुई जिन्हें कलम बंद करना शाइस्तगी के खिलाफ है। पांचवा, मौलाना कौसर नियाजी। असीरी के दौरान भुट्टो साहब मौलाना कौसर नियाजी साहब से कुछ ज्यादा खुश नहीं थे। चंद मरतबा उनका जिक्र हुआ तो भुट्टो साहब ने कुछ बरहमी का सा इजहार किया। एक दिन कहने लगे, मौलाना कौसर नियाजी को अल्लाह ताला ने अच्छा दिमाग अता किया है, मगर वो मौलवी का मौलवी ही रहा। भुट्टो साहब को मौलवियों से बेहद चिढ़ थी। भुट्टो साहब की फांसी के काफी अरसा बाद मेरी मौलाना से एक दिन अचानक मुलाकात हुई। मैंने उनसे भुट्टो साहब की नाखुशी का इजहार किया। कहने लगे, जनाब, मैं भुट्टो साहब का बेहद ममनून हूँ और उनकी तहे दिल से इज्जत करता हूँ और उनको अपना कायद तस्वर करता रहूंगा। जब हमने देखा कि भुट्टो साहब और फौज का टकराव हो गया है और ऐसी हालत में उनका ही नहीं बल्कि पार्टी और मुल्क का भी नुकसान होगा, तो हमने दिली कोशिश की कि इस टकराव से बचा जाए। हर जी शऊर शख्स को इस टकराव के नतीजे का इल्म था। मैंने चाहा कि हर कीमत पर भुट्टो साहब को बचाया जाए और जो रास्ता हमारे कुछ साथियों ने अख्तियार करना चाहा है उससे बचा जाए, ताकि मार्शल्ला हुक्काम और भुट्टो साहब के दरमियान सुलहजुई का कोई रास्ता निकाला जाए। हमारी कोशिशों को बदकिस्मती से गलत समझा गया और हमारी फौज के साथ सुलह की कोशिश को बिल्कुल गलत तस्वर किया गया। इस महाज आराई का नतीजा क्या निकला, वही जिसका मुझे डर था, यानी हम अपने लीडर को खो बैठे। उन्होंने कहा, जिन लोगों का ख्याल था कि मैं फौज के साथ मिल गया हूँ, उन्होंने खुद महसूस किया होगा कि मेरा रवैया इस हुकूमत के साथ कैसा था। जब मैं सेनेट का मेंबर था, मैंने उनकी हर गलत पॉलिसी को पूरी कौम के सामने हर तरह से अयां किया और उनकी खुलकर मुखालफत की। पार्टी की बेहतरी के लिए हमने सोचा कि इसको मुल्की और कौमी बुनियाद पर इस तरह रखा जाए जैसा कि उसके बानी जनाब जुल्फकार अली भुट्टो ने उसे सोचा और बनाया था। लेकिन बदकिस्मती से जब ये फैमिली अफेयर हो गया तो हमने खामोशी और गोशा नशीनी अख्तियार कर ली। छठा, मिस बेनज़ीर भुट्टो। जनाब भुट्टो साहब पाकिस्तान आम सियासियात, मुल्की और गैर मुल्की हालात और अपने केस वगैरह के मुतल्लिक तो काफ़ी बातचीत करते रहते थे, मगर उन्होंने अपनी फैमिली के मुतल्लिक बहुत कम गुफ्तगू की। अलबत्ता जब भी मिस बेनज़ीर का किसी तरह जिक्र हुआ हो तो उन्होंने हमेशा उनके मुतल्लिक एक खास कदर शनासी के पैराए में बातचीत की। वो अमूमन कहा करते थे, कर्नल रफ़ी, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी बेटी मेरे मिशन को हर हाल में पूरा करेगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे बेहद सफ़ात से नवाजा है। वो आला तालीम याफ्ता ही नहीं बल्कि बेहद तेज फहम, रोशन दिमाग और जी अकल भी है। जब वो कहा करते थे कि बेनज़ीर सियासत को समझने की मुझसे ज्यादा सलाहियत और काबिलियत रखती है, तो मेरे दिमाग में ये सवाल उठता था कि वो तो अभी तक तालिब इल्मी के ज़माने में है, उसे अभी तक सियासत से कोई वास्ता नहीं पड़ा और ना ही अमली ज़िंदगी का कोई तजुर्बा है।
तो भुट्टो साहब की ये बात मेरी समझ से बालातर हुआ करती थी। बहरहाल मैं हमेशा एक बाप के ख्यालात को उसकी होनहार बेटी के मुतालिक कुछ शकूक के साथ सुनता रहता था। वो हमेशा कहा करते थे, मैं रहूं या ना रहूं, मेरी बेटी पाकिस्तान के गरीब आवाम को उनकी मंजिल मकसूद तक कामयाबी के साथ ले जाएगी। वो मिस बेनज़ीर के दिल और दिमाग की सलाहियतों की बेहद तारीफ किया करते थे। बल्कि एक मर्तबा तो उन्होंने कहा कि बेनज़ीर हिंदो पाक की तारीख में बेनज़ीर ही बन जाएगी। मुझे बेनज़ीर साहिबा के साथ जेल में कभी बातचीत करने का मौका नहीं मिला। अलबत्ता वो जब कभी भुट्टो साहब से मिलने आई तो मैं अमूमन वहाँ हुआ करता था, लेकिन एक तरफ रहकर उन्हें गौर से देखता और सुनता रहता था, मगर उनसे कभी किसी मौजू पर गुफ्तगू नहीं हुई। मुझे याद नहीं कि भुट्टो साहब ने अपने बेटों के मुतालिक कभी कभार कुछ कहा हो। कुछ मौकों पर उनकी बेगम साहिबा का जिक्र छिड़ा, जो मैंने इस किताब में मौजू जगह लिखा है। भुट्टो साहब ने अपनी दूसरी बेटी सनम भुट्टो के मुतालिक भी कभी कुछ ना कहा। अलबत्ता वो उनसे बेहद मोहब्बत करते थे, क्योंकि आखिरी शब उन्होंने अपनी औलाद में से सिर्फ सनम का नाम बार बार लिया। गोया आखिरी वक्त उन्हें सबसे छोटी बेटी बहुत याद आई। 7वां, शाह रजा शाह पहलवी। जब शाह रजा शाह पहलवी के खिलाफ ईरान में बहुत बड़े पैमाने पर अवामी मुजाहरों का सिलसिला शुरू हुआ तो एक दिन भुट्टो साहब ने फरमाया कि मैंने शाह को बताया था कि आप कब तक ढकना बंद करके रखेंगे, लेकिन मेरी ये बात शाह को पसंद ना आई थी। रजा शाह ईरानी कौम के साथ मुखलिस ना थे और उन्हें अमरीकी नसीहतें ज्यादा होशमंदी से किसी हद तक कबूल कर लेनी चाहिए थीं। बदकिस्मती से आजकल हर ऐसा सरबराह सिर्फ और सिर्फ अमरीकियों पर ही भरोसा करता है और आखिरकार उन्हीं से हर एक को ठोकर खाना पड़ती है। जो भी हाकिम या लीडर अपनी कौम के जज्बात और एहसासात का ख्याल नहीं रखता, उसे कौम हमेशा ठोकर मारकर दूर फेंक देती है। उनका कहना था कि शाह के लिए शायद बुरा वक्त आ रहा है और ईरानी कौम भी मुश्किलात से दोचार होगी। 8वां, जनरल मोहम्मद इकबाल से शिकवा। जनरल मोहम्मद इकबाल साहब इन्हीं दिनों डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर हुए थे। एक दिन भुट्टो साहब ने बातों बातों में फरमाया कि उनकी बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में क्रिकेट मैच के दौरान पुलिस के हाथों जख्मी हो गई थी और अस्पताल में चंद दिन ज़ेरे इलाज रही थी। जनरल इकबाल को, जो वहां कोर कमांडर थे, अस्पताल जाकर कम से कम उनकी मुजाज परसी कर लेनी चाहिए थी। ये उनका एक अच्छा गेस्चर होता। मैं जनरल मोहम्मद इकबाल के मातहत मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट में सर्विस कर चुका था और उनके साथ अच्छे मरासिम थे। जनरल साहब जो ही लाहौर से पिंडी तशरीफ लाए, मैंने उनसे मुलाकात की और जब मैं उनके यहाँ से वापस आने लगा तो उन्होंने कहा कि गाहे बगाहे उनसे जरूर मिलता रहूं। भुट्टो साहब के इस शिकवे के बाद मैं जनरल साहब से मिलने कभी ना गया, क्योंकि उन दिनों मेरी खुफिया निगरानी हो रही थी और मैंने जानबूझकर किसी सीनियर अफसर के साथ मिलना बंद कर दिया था। इसलिए मैं भुट्टो साहब के इस गिले का जिक्र जनरल साहब से कभी ना कर सका। 9वां, मिस्टर खुर। मुझे भुट्टो खुर के दरमियान गर्मो सर्द ताल्लुकात को जानने का तजस्सुस था। मैंने 2-3 मरतबा भुट्टो साहब से मौजू मौकों पर पूछा कि उनके और खुर साहब के ताल्लुकात में ऊंच नीच की क्या वजह थी। वो हर दफा बगैर कुछ बताए सिर्फ मुस्कुरा दिया करते थे। आखिर एक दिन कहने लगे, कर्नल ये पॉलिटिक्स का मामला है, और फिर मेरी टांग खींचते हुए बोले, ये एक सिपाही की समझ से बालातर है। उसके बाद मैंने कभी दोबारा उनसे इस मामले पर बातचीत करने की जुर्रत ना की। 10वां, मिस्टर अनवर उल सादात। एक दिन शायद अखबारात में मिस्र या इसराइल के मुतल्लिक किसी खबर को पढ़कर कहने लगे कि सदर मिस्र मिस्टर सादात ने अरब मफादात को अमरीकियों के दबाव पर आकर बहुत नुकसान पहुंचाया है। कहने लगे, अनवर उल सादात को एक न एक दिन अपनी कौम को जवाब देना पड़ेगा। उन्हें असूलों को इस तरह बालाए ताक नहीं रखना चाहिए था। भुट्टो साहब ने कैंप डेविड मुआहदे और मिस्र इसराइल ताल्लुकात को तनकीद का निशाना बनाया। कहने लगे, जो लीडर भी कौमी अमंगों की परवाह नहीं करता, कौम भी उसकी परवाह नहीं करती। मिस्टर सादात को एक न एक दिन इसका खुमियाजा भुगतना होगा। चंद साल बाद अनवर उल सादात को जब एक कौमी दिन की तकरीबात के दौरान चंद फौजियों ने गोली से छल्ली करके कत्ल कर दिया तो मुझे भुट्टो साहब की बातें याद आईं। 11वां, जनरल ज़ियाउल हक।
हमारे दरमियान जनरल ज़ियाउल हक साहब के मुतल्लिक बहुत कम गुफ्तगू हुई। एक दिन कहने लगे, जनरल ज़िया को सियासी लोगों से बेइंतहा मुसीबतें देखना पड़ेंगी, उनके लिए ये हुकूमत फूलों की सेज साबित न होगी। 2 या 3 मरतबा ऐसा इत्तफाक हुआ कि मैं बाद दोपहर भुट्टो साहब के साथ सिक्योरिटी वार्ड के सहन में बैठा हुआ था कि जनरल ज़ियाउल हक साहब की सवारी जेल की दीवार से मुत्तसिल सड़क पर से गुजरी। उनकी सवारी के आगे आगे हूटर वाली गाड़ी होती थी, जो हूटर बजाकर हर एक को खबरदार करती जाती थी कि सदर पाकिस्तान की सवारी गुजर रही है। इस गाड़ी के हूटर की आवाज सुनकर हर दफा मैंने भुट्टो साहब के चेहरे पर एक खास गुस्से की अलामत देखी और उनका मूड काफी देर तक कुछ नासाज सा रहता। 12वां, पाक फौज का सबसे बड़ा जनरल। एक दिन पाक भारत जंग 1965 का जिक्र छिड़ा। मैंने भुट्टो साहब से पूछा कि जनाब, आप इस जमाने में वजीर खारजा थे, हमारी फॉरेन ऑफिस ने इस जंग से पहले ये क्यों ना सोचा था कि हिंदुस्तान हमारी सरहदों पर हमला कर देगा। कहने लगे कि दफ्तर खारजा ने तो इसका अंदाजा लगा लिया था, लेकिन फील्ड मार्शल अयूब खान ने एक जॉइंट मीटिंग में इस इम्कान को रद्द कर दिया था। इसी दौरान वो कहने लगे कि जनरल हेडक्वार्टर ने भी तो इसी गलती का आदा किया था। फिर कहने लगे कि जनरल अख्तर मलिक को कश्मीर के छम्ब जूड़िया महाज पर ना रोक दिया जाता तो वो कश्मीर में हिंदुस्तानी अफवाज को तहस नहस कर देते, मगर अयूब खान तो अपने चहीते जनरल याहिया खान को हीरो बनाना चाहते थे। 1965 की जंग के इस तस्करे के दौरान भुट्टो साहब ने जनरल अख्तर मलिक की बेहद तारीफ की। कहने लगे, अख्तर मलिक एक बाकमाल जनरल था, वो एक आला दर्जे का सालार था, वो बड़ा बहादुर और दिल गुर्दे का मालिक था और फन्ने सिपागिरी को खूब समझता था। उस जैसा जनरल पाकिस्तानी फौज ने अभी तक पैदा नहीं किया। फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे, बाकी सब तो जनरल रानी हैं। पाकिस्तान में इस्लामी हुकूमत। जनरल ज़ियाउल हक साहब यूं तो शुरू से ही कुछ न कुछ इस मौजू पर कहते रहते, लेकिन उन्होंने गालिबन 1978 के आखिर में सरकारी ऐलान किया कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम हुकूमत कायम किया जाएगा। इस ऐलान के दूसरे या तीसरे रोज जब मैं भुट्टो साहब से सिक्योरिटी वार्ड में मिला तो कहने लगे, कर्नल रफी, तुम्हारा जनरल कौन सा इस्लाम इस मुल्क में राइज करेगा? ये इस्लाम कारखानेदारों का होगा या मौलवियों का या अवाम के हिस्से का? क्योंकि मौलों किसी और चीज पर तो मुत्तफिक हो सकते हैं, लेकिन इस्लाम पर कभी भी एक राय कायम नहीं कर सकते। फिर कहने लगे, ये एक बड़ा धोखा है जो हमारे सादा लू अवाम के साथ किया जा रहा है। जनरल ज़िया कभी भी इस ऐलान पर अमल नहीं करेगा। आज कई साल गुजर जाने के बाद, जबकि जनरल ज़िया साहब को भी हमारे दोस्तों ने भी अपना मतलब निकल जाने के बाद शहीद कर दिया, तो मुझे भुट्टो साहब का ये कहना बिल्कुल दुरुस्त मालूम होता है। मैंने कुछ मोहतरम और जिम्मेदार पाकिस्तानियों को भी ये कहते सुना है कि ज़िया साहब भी निफाज इस्लाम में सिर्फ ज़बान की हद तक सच्चे थे। बदकिस्मती से उन्होंने इस्लाम के नाम पर अपनी हुकूमत को जिंदगी के आखिरी लम्हात तक तौल दिया, लेकिन इस्लामी निज़ाम के लिए वो कुछ नहीं किया जो वो कर सकते थे। उन हजरात का कहना था कि इसमें कोई शक नहीं कि निज़ाम इस्लाम के निफाज में मुश्किलात हायल थीं, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने भी इस अजीम काम को फकत सियासी नारा बनाकर बाकी सियासतदानों की तरह कौम को बेवकूफ ही बनाया। मेरा सर पाकिस्तान की किस्मत है। भुट्टो साहब अक्सर कहा करते थे, कर्नल रफ़ी, अगर मेरा सर गया तो पाकिस्तान भी खत्म हो जाएगा। मैं इस फुकरे का मतलब कभी ना समझ सका और हर बार सोचता था कि भुट्टो साहब माय हेड गोज पाकिस्तान गोज कहकर क्या बता रहे हैं। ये फुकरा कम से कम दर्जनों बार उन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पर मुझसे कहा होगा। मुझे मालूम हुआ कि मिस्टर अब्दुल हफीज पीरजादा ने भी जब मार्च 1979 में जनरल ज़ियाउल हक साहब के साथ मुलाकात की थी तो उन्होंने भी इस किस्म के ख्यालात जाहिर किए थे, मगर ज़ियाउल हक साहब ने इस ख्याल को भुट्टो साहब का वहम समझकर खारिज अज़ इम्कान करार दे दिया था। पाकिस्तान में आबादी का मसला। एक दफ़ा हमारी गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी का मसला भी आया। शायद इस मौजू पर उस दिन के अखबार में जिक्र हुआ था। मैंने जुर्रत करके इस मौजू पर कुछ कहा कि मेरे ख्यालात में पाकिस्तान का ये गंभीर मसला है। हमारी आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और आबादी में ये रोज़ अफजू इजाफा हमारे वसाइल को ख़त्म कर रहा है और हम मादी तरक्की में वहीं के वहीं खड़े हैं। अवाम के तकरीबन तमाम मसाइब की एक बड़ी वजह हमारी आबादी में इजाफा है। भुट्टो साहब कहने लगे, भाई इन
अनपढ़ मौलवियों को कौन समझाए। अयूब खान ने इस मसले को कंट्रोल करने के लिए कुछ करना चाहा तो इन नासमझ लोगों ने उसे क्या कहना शुरू कर दिया था। फिर वो हंस पड़े और कहने लगे, हमारी फौज हमारी आबादी को कम करने का फरीजा इसी तरह सरअंजाम देती रही तो ये मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। अहमदिया मसला। ये एक ऐसा मसला था जिस पर भुट्टो साहब ने कई बार कुछ न कुछ कहा। एक दफा कहने लगे, रफ़ी, लोग चाहते थे कि हम इनको पाकिस्तान में वो मर्तबा दें जो यहूदियों को अमेरिका में हासिल है, यानी हमारी हर पॉलिसी इनकी मर्जी के मुताबिक चले। एक बार उन्होंने कहा कि कौमी असेंबली ने उनको गैर मुस्लिम करार दे दिया है, इसमें मेरा क्या कसूर है। एक दिन अचानक मुझसे पूछा, कर्नल रफ़ी, क्या अहमदी आजकल ये कह रहे हैं कि मेरी मौजूदा मुसीबतें उनके खलीफा की बद्दुआ का नतीजा है कि मैं काल कोठड़ी में पड़ा हुआ हूँ। एक मर्तबा कहने लगे कि भाई, अगर इनके एतकाद को देखा जाए तो वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर ही नहीं मानते, और अगर वो मुझे ही अपने आप को गैर मुस्लिम करार देने का जिम्मेदार ठहराते हैं तो कोई बात नहीं। फिर कहने लगे, मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ और क्या मालूम कि मेरा ये अमल ही मेरे गुनाहों की तलाफी कर जाए और अल्लाह मेरे तमाम गुनाह इस नेक अमल की बदौलत माफ कर दे। भुट्टो साहब की बातों से मैं ये अंदाजा लगाया करता था कि शायद उनको गुनाह वगैरह का कोई खास एहसास ना था, लेकिन उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मामला इसके बरक्स है। मैं फौज को कैसे बर्बाद कर सकता हूँ। भुट्टो साहब ने कई मरतबा मुझसे कहा कि मैं खुद जिस फौज का मेमार हूँ उसे कैसे बर्बाद कर सकता हूँ। इन दिनों शायद फौज में ये प्रोपेगेंडा हो रहा था कि मिस्टर भुट्टो और उनकी पार्टी फौज को बर्बाद करना चाहती है। उन्होंने कहा, मैंने तो मुल्क, कौम और फौज शिकस्ता हालत में हासिल की। ईस्ट पाकिस्तान के अलग हो जाने के बाद मुल्क टूटा हुआ पाया, कौम और फौज शिकस्त खुर्दा हालत में पाई। मैंने अपने दिन रात लगाकर इस कौम को जिंदा किया। फौज जो बेजान हो चुकी थी उसमें जान डाली, उसको बेहतरीन हथियार मुहैया किए, उसका मुराल ऊंचा किया, उसमें दोबारा जिंदगी की लहर फूंकी। अब आपके जर्नैल कह रहे हैं कि भुट्टो फौज को बर्बाद करना चाहता है। मैं इस मुल्क और फौज को बनाने वाला हूँ, मैं इसे बर्बाद करने की बात कैसे सोच सकता हूँ। एक दिन कहने लगे, मुझे पार्टी के कई लोगों ने मशवरा दिया कि दुनिया के पेशतर अफवाज में बैटमैन की सहूलत खत्म कर दी गई है, लेकिन हमारे यहाँ ये नौआबादियाती रस्म जारी है। हमारी फौज में अफसरान के अलावा JCOs को भी ये सहूलत हासिल है। इस तरह हमारे बेशुमार सिपाही फौजी काम नहीं कर रहे बल्कि एक नौकर का काम कर रहे हैं। ये अमल एक सिपाही की खुददारी की नफी करता है। हमारी फौज इस सिस्टम की वजह से तकरीबन 2 डिवीजन नफरी से महरूम हो रही है। यही नहीं बल्कि लाल फतिये वाले अफसरान तो ड्राइवर, बावर्ची, खानसामा और बैटमैन तक अलग अलग रखे हुए हैं, बल्कि सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर अपने मरने तक कई सिपाही अपने घरों और ज़मीनों पर रखे हुए हैं, जबकि वो तनख्वाह और राशन फौज से ले रहे हैं। कहने लगे, कई अहबाब ने कहा कि इस किस्म की लानत को फौज से ख़त्म किया जाए, लेकिन मैंने कहा कि भुट्टो के दौर में नहीं, बाद में खुद ब खुद ये लानत फौज से निकल जाएगी। कहने लगे, रफ़ी साहब, मैं तो हर लिहाज से फौज की बहबूदी के लिए हर काम करने के लिए हमेशा तैयार रहा हूँ ताकि हमारा हर फौजी दिल लगाकर अपनी सर्विस करे। फिर कहने लगे, भुट्टो फौज को ख़त्म करने की किस तरह सोच सकता है। मशरिकी पाकिस्तान का सानहा। मैंने खुद भुट्टो साहब से मशरिकी पाकिस्तान के सानहे पर कभी गुफ्तगू नहीं की, बल्कि जब कभी प्रेस में इस सानहे पर कोई खबर या कालम छपा, उन पर या उनकी पार्टी पर नुक्ताचीनी की गई या उनको हदफ बनाया गया तो वो अमूमन इसका जिक्र किया करते थे। वो हमेशा यही कहा करते थे कि उनका मशरिकी पाकिस्तान के सानहे के साथ कोई ताल्लुक ना था। एक दफ़ा कहने लगे कि अगर आप लोगों के हक को दबाएंगे तो वो एक न एक दिन आपके खिलाफ ज़रूर उठ खड़े होंगे। मार्शल्लाह का बार बार लगना और फौज में बंगालियों की तादाद न होने के बराबर देखकर उनके दिल में ये ख्याल पैदा हो गया था कि हुकूमत में उन्हें उनका हिस्सा कभी नहीं मिल सकेगा। फिर फौज का इस्तेमाल भी गलत तरीके से हुआ और आखिर में हिंदुस्तान ने मौका पाकर हमें दो लख्त करने पर बड़ा किरदार अदा किया। जब भी इस मौजू पर बात हुई उन्होंने हमेशा जोर देकर कहा, इनका इसमें जरा भर भी कसूर नहीं। एक दफ़ा उन्होंने मुझे बताया कि रूस की हुकूमत ने अपने सफ़ीर को उनके पास भेजा और मिस्टर मुजीबुर रहमान को कैद से रिहा करने की दरख्वास्त की थी। कहने लगे कि एक पड़ोसी सुपर पावर की दरख्वास्त रद्द करना कोई अक्लमंदी ना थी, इसलिए मैंने मिस्टर मुजीब को रिहा करने का हुक्म दे दिया। नाशुक्री कौम।
सुप्रीम कोर्ट से उनकी अपील नामंजूर होने के बाद एक दिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम बहुत नाशुक्री कौम है। मैंने इस कौम के लिए क्या कुछ नहीं किया, बल्कि इस कौम की शोहरत और ताकत जिसके लिए मैं हमेशा कोशा रहा, उसकी सज़ा मुझे जेल में बंद करके दी जा रही है और मेरी कौम को कुछ परवाह नहीं है। कहने लगे, काश मैं तुर्की या जर्मनी में पैदा होता। ये दो ऐसी कौमें हैं जो मेरी कदर करती और मुझे पूरी इज्जत देती। एक और मौका पर भुट्टो साहब ने कहा कि जर्मन दुनिया की बेहतरीन कौम है, दुनियावी ताकतों ने उनके हिस्से बखरे कर रखे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब ये कौम फिर उभरेगी और सारी दुनिया उसकी क़यादत पर फख्र महसूस करेगी। उन्होंने तुर्कों की बहादुरी और कौमियत पर भी एक दिन इसी किस्म के ख्यालात का इजहार किया था। नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल का केस। भुट्टो साहब ने कई मरतबा मुझसे कहा कि कर्नल रफ़ी, खुदा शाहिद है कि मेरा इस केस से किसी तरह का भी कोई ताल्लुक नहीं। ये बिल्कुल झूठा मुकदमा है और मुझे इसमें ख्वामख्वाह फंसाने की कोशिश की गई है। ये बात उन्होंने मुझसे कई बार कही होगी। बुरे सलूक पर भुट्टो साहब की शिकायत। भुट्टो साहब हमेशा शिकायत किया करते थे कि उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। उन्होंने चंद मरतबा मुझसे कहा कि जब वो मुल्क के सरबराह थे और वली खान, मेंगल, मरी और बजंजो साहब को कैद किया गया था, तो उन्होंने रेस्ट हाउस को लाखों रुपए खर्च करके फर्निश करवाया था ताकि ये लीडर आराम से अपने दिन गुजारें। जब जनरल टिक्का खान साहब और पीरजादा साहब को पकड़कर मार्शल्लाह हुक्काम ने जनरल साहब को मरी रेस्ट हाउस और पीरजादा साहब को उनके कराची वाले घर में रखा, तो भुट्टो साहब सख्त बरानगेख्ता हुए और कहने लगे कि चूंकि वो तुम्हारा फौजी जर्नल है जो रेस्ट हाउस में मजे कर रहा है, तो क्या मैं इस मुल्क का सरबराह नहीं था कि मुझे जेल में ठोंसा हुआ है। वो कहा करते थे, ये मेरी इज्जत का सवाल है। एक दफ़ा वो बड़े तैश में आ गए और कहने लगे, कर्नल, मैं इन सब से बदला लूँगा। मैंने उनको आहिस्ता से याद दिलाया कि जनाब, आप इसी किस्म के जुमलों की वजह से तो ये तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। तो उन्होंने फौरन कहा, ये सिर्फ मेरे और आपके दरमियान में है। एक और मौका पर वो इसी तरह तैश में आ गए और कहने लगे, अगर एक भुट्टो भी जिंदा रहा तो ज़रूर बदला लेगा। जब मैंने फिर उनको याद दहानी कराई तो कहने लगे, कर्नल रफ़ी, ये सिर्फ हम दोनों में है। बहरहाल जेल की कड़ी पाबंदियों और नारवा सलूक पर भुट्टो साहब को बेहद शिकायत रही। भुट्टो साहब का बेमिसाल हाफजा। भुट्टो साहब की यादाश्त गैर मामूली थी। वो पुरानी मुलाकातों के सही अल्फाज, वक़्त, मौका व महल और तारीख, बल्कि वाक़यात की मामूली तफसील तक याद रखते थे और हर मौके की बातचीत, हत्ता के लिबास और क्या कुछ किस पैराए में कहा गया था, मामूली जुज़ियात तक उनके जहन में महफूज रहती थी। मैंने कुछ कहा तो वो मुझे काफ़ी मुद्दत के बाद भी याद दिलाया करते थे कि फला मौके पर मैंने ये कहा था। जेल सुप्रिटेंडेंट से अगर मैंने कोई बात कही और उसी मौजू पर भुट्टो साहब से मामूली इख्तलाफ के साथ बात हुई, तो उन्होंने फ़ौरन हमारी पुरानी बात का हवाला दिया। हम लोग फौज में अमूमन अपनी डायरी का इस्तेमाल करते हैं ताकि याददाश्त डायरी की मदद से वापस लाई जा सके, मगर भुट्टो साहब के दिमाग में हर बात नक्श हो जाती थी और वो मामूली से मामूली बात को भी याद रखते थे। ऐसी तेज याददाश्त का मालिक कोई और शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जनाब पीरजादा की जनरल ज़ियाउल हक साहब से मुलाकात। अब्दुल हफीज़ पीरजादा साहब भी भुट्टो के वकला में से एक थे। वो भुट्टो साहब की पिंडी जेल में असीरी के शुरू के दिनों में तो कभी न आए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अपील के नामंजूर हो जाने के बाद वो कई मरतबा जेल में भुट्टो साहब से मिले। पीरजादा साहब 14 फरवरी से 31 मार्च 1979 तक 18 मरतबा भुट्टो साहब से मिलने जेल में आए। इसी दौरान शायद मार्च 1979 में वो जनरल ज़ियाउल हक साहब से भी मिले और भुट्टो साहब के केस पर उनसे तफसीलन बातचीत की। मुझे कहीं से उड़ती सी खबर मिली कि पीरजादा साहब ने जनरल ज़ियाउल हक साहब को भुट्टो साहब की माफ़ी की दरख्वास्त की और उनसे कहा कि अगर भुट्टो साहब की जान बख्शी ना की गई तो मुल्क एक बड़े बहरान से दो चार होगा और शायद इस बहरान की वजह से मुल्क मशरकी पाकिस्तान की तरह फिर टूट जाए। लेकिन जनरल ज़ियाउल हक साहब ने उनकी इस दलील से इत्तफाक न किया। इस खबर के सुनने के बाद मैंने भुट्टो साहब से इसका जिक्र किया, जिस पर उन्होंने फरमाया कि हाँ, पीरजादा ने ये दलाइल मेरी मर्जी के बगैर ही जनरल ज़िया को दिए हैं। ये सब कुछ उनका अपना ही ख्याल था जिसे जनरल ज़िया ने मानने से इनकार कर दिया। भुट्टो साहब के हाथ और उनकी ज़िंदगी की लकीर।
मैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में ज़ेर तरबियत था जब मुझे एक साथी कैडेट के ज़रिए दस्त शुनासी का शौक़ पैदा हुआ। कमीशन हासिल करने के बाद मैंने इस मशगले को काफ़ी संजीदगी से ले लिया। बहुत सी किताबें पढ़ी, बेशुमार हाथ भी देखे। अब भी जब कभी गांव जाता हूँ तो बुजुर्ग ख़वातीन अपने अहलो अयाल के साथ घेर लेती हैं, लेकिन जब उन्हें बताता हूँ कि मुझसे ये इल्म ले लिया गया है तो वो बहुत रंजीदा हो जाती हैं, मगर फिर भी इसरार करती हैं कि मेरे इस बच्चे की किस्मत के मुतल्लिक कुछ तो बताओ। काफ़ी अरसा हुआ मैंने पामिस्ट्री को पढ़ना और प्रैक्टिस करना छोड़ दिया है, लेकिन उसके बावजूद मैं किसी भी हाथ को देखते ही चंद बड़ी लकीरों पर नज़र दौड़ा लेता हूँ। जिस दिन से भुट्टो साहब के साथ जेल में मिलना मिलाना शुरू हुआ, उनके साथ बैठकर गपशप का सिलसिला चल निकला तो मेरा दस्त शुनासी का पुराना इश्तियाक जाग उठा। दरअसल भुट्टो साहब खूब बातें किया करते थे। इस दौरान उनकी ज़बान के साथ साथ उनके हाथ भी हवा में लहराते रहते थे। मेरी आंखें उनके हाथ पर जमी रहती थी। उनके हाथों की लकीरों को बार बार देखता रहता था। उनकी शमसी और किस्मत की लकीरें बेहद नुमायाँ थी। दिल, दिमाग और ज़िंदगी की लकीरें भी काफ़ी गौर से देखीं। इस केस की वजह से मैं उनकी ज़िंदगी की लकीर को बार बार देखता। उनकी ये लकीर सिवाय पहले चंद सालों के जो हर हाथ पर ऐसी ही होती है, बाकी गहरी, साफ, बगैर किसी खलल अंदाजी या कट के शुरू से कलाई तक बिल्कुल नुमायाँ थी। यानी ज़िंदगी की लाइन टूट फूट, जजीरे या कट वगैरह से मुबरा थी। यही नहीं बल्कि मददगार लकीर भी मौजूद थी। मुझे उनके हाथ पर किसी हादसे या अचानक मौत की कोई निशानी न मिली, इसलिए मुझे यकीन हो रहा था कि उनको सज़ा तो हो सकती है, लेकिन फांसी से उनकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी। उनकी अपील खारिज होने के बाद जब एक रोज़ बातें कर रहे थे और हाथ को मेरे सामने खूब हिला रहे थे, मैंने उनकी ज़िंदगी की लकीर को खूब गौर से देखा तो कहने लगे, रफ़ी मेरे हाथ पर क्या है जिसे आप इतना गौर से देख रहे हैं? मैंने जवाब दिया, जनाब आपके हाथ पर ज़िंदगी की लकीर से तो मालूम होता है कि आपकी ज़िंदगी काफ़ी दराज है। जवाब में उन्होंने कहा, कर्नल भुट्टो हमेशा जवानी में ही मरते रहे हैं। मैंने जवाब दिया, लेकिन आपका हाथ तो इसके खिलाफ कह रहा है। वो मुस्कराए, अपने हाथ को देखा और मुझसे कहा, क्या आप पामिस्ट्री जानते हैं? मैंने जवाब दिया कि गुज़श्ता सालों में ये मेरा मशगला रहा है, लेकिन आजकल इसे छोड़ा हुआ है। उन्होंने फिर अपने हाथ को देखा और मेरा ख्याल था कि वो अपना हाथ मुझे थमा देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर कहने लगे, कर्नल रफ़ी आपने चौधरी यार मोहम्मद से एक दफ़ा कहा था कि 2 गर्दनों में से एक को जाना है, भुट्टो की गर्दन या जनरल ज़िया की गर्दन। चूँकि भुट्टो की गर्दन अंदर है इसलिए शायद इसे ही जाना होगा। मैंने जवाब दिया कि मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन वो एक आम सी ख्याल आ रही थी, मगर आपके हाथ की लकीर तो ऐसा नहीं कहती। भुट्टो साहब ने इस मौजू पर और कुछ ना कहा, बल्कि खुद ब खुद ही कुछ देर में कोई और बात छेड़ दी। पामिस्ट्री की प्रैक्टिस यानी हाथ देखने तो मैंने 60 की दिहाई के आखिर तक छोड़ दिए थे, लेकिन इन लकीरों के इल्म का यकीन रहा। यानी अल्लाह ताला ने ये भी एक इल्म इंसान को दिया है। भुट्टो साहब की फांसी के बाद मुझे इस इल्म पर बहुत शक व शोबा हो गया, हत्ता कि मैंने अपने हाथ पर भी नज़र डालना छोड़ दिया। दिलो दिमाग में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। बहुत अरसा बाद एक दिन एम मलिक का ये बयान पढ़कर दिल में कुछ ढारस बंधी कि कुछ सरकर्दा दस्त शनासों ने कहा है कि शहीद के हाथ पर जिंदगी की लकीर हमेशा मौजूद रहती है। उसके हाथ की लाइफ लाइन कभी नहीं टूटती है क्योंकि वो मरता नहीं है। भुट्टो साहब की फांसी के बाद मेरा यकीन पामिस्ट्री से उठ गया था, लेकिन इस बयान के पढ़ने के बाद फिर से इस इल्म में कुछ यकीन सा होने लगा। क्या खबर कब तक हमारे अजीम लीडरों की किस्मत में शहादत ही की सादत लिखी जाती रहेगी। मैं ये अल्फाज लिख ही रहा था कि उसने इत्तेफाक से बाहर से किसी ने ये नारा बुलंद किया, पाक अमेरिका दोस्ती जिंदाबाद। सियासतदान, नारा और जलसा। एक शाम को मैं जेल कैंप में जवानों के साथ वॉलीबॉल खेलने के बाद सिक्योरिटी वार्ड में भुट्टो साहब के साथ जा बैठा। हम सहन में चाय पी रहे थे। इन दिनों 111 ब्रिगेड की यूनिटों के दरमियान बास्केटबॉल के मैच हो रहे थे। 3 FF रेजिमेंट की टीम अपना मैच जीतकर गाड़ियों में वापस प्राइम मिनिस्टर हाउस की नज़दीक अपनी लाइनों को जा रही थी। खुशी में वो खूब नारेबाजी करते हुए जेल के सामने से गुजरे। जूं ही भुट्टो साहब ने नारों की आवाज़ सुनी तो फौरन मुझसे पूछा,
یہ کون لوگ نعرے لگا رہے ہیں، کیا جلسہ ہوا ہے؟ میں نے ان کو بتایا کہ مارشل لاء کے دنوں میں اور نعرے بازی، اور وہ بھی چھاونی کی حدود میں، کیسے ممکن ہے؟ یہ شاید یونٹوں کے درمیان میچ ہو رہے تھے اور جیتی ہوئی ٹیم اور ان کی پلٹن کے جوان خوشی میں نعرے لگا رہے تھے۔ بھٹو صاحب یہ سن کر خاموش ہو گئے اور کافی دیر ان پر سکوت سا طاری رہا۔ افغانستان 1978 کی دوسری ششماہی میں افغانستان کے متعلق ہر روز پریس میں کچھ نہ کچھ شائع ہوتا رہتا تھا۔ بھٹو صاحب اخبارات کا کافی گہرائی سے مطالعہ کیا کرتے تھے۔ ان دنوں ان سے جب بھی ملاقات ہوتی تو وہ اکثر افغانستان کے متعلق کچھ نہ کچھ کہا کرتے تھے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب کی افغان پالیسی سے بھٹو صاحب بالکل متفق نہ تھے۔ حالانکہ اس وقت امریکی امداد باقاعدگی سے شروع نہ ہوئی تھی اور پاکستان نے ابھی تک افغان مسئلے کے ساتھ اپنے آپ کو پوری طرح وابستہ نہیں کیا تھا۔ بھٹو صاحب نے ایک دو مرتبہ فرمایا کہ انہوں نے سردار یار محمد داؤد کے ساتھ پاک افغان تعلقات بما ڈیورینڈ لائن اور پختونستان کے صلح خواہی میں ہی فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے کہا، بدقسمتی سے اگر ان کی حکومت ختم نہ کر دی جاتی تو سردار محمد داؤد کے مارے جانے سے بہت پہلے ہی مسائل ہمیشہ کے لیے دوستانہ انداز میں فیصل ہو گئے ہوتے۔ بھٹو صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ روس چونکہ سپر پاور ہی نہیں بلکہ ہمارا ہمسایہ بھی ہے، اس لیے روسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے اور پاکستان کو روس کے خلاف افغانیوں کی مدد نہیں کرنی چاہیے، چونکہ اس وقت تک امریکی امداد پاکستان کے ذریعے افغانستان کے مجاہدین کو باقاعدگی کے ساتھ شروع نہیں ہوئی تھی۔ مجھے اپنے ملک کی پالیسی کا پورا علم نہ تھا اور میں ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ پاکستان کوئی عملی حصہ نہیں لے رہا، لیکن بھٹو صاحب اس بات کو نہیں مانتے تھے اور ہر دفعہ حکومت پاکستان کی افغان پالیسی کی مذمت ہی کیا کرتے تھے۔ شاید یہ پیپلز پارٹی کے متفقہ اور فیصلہ کن پالیسی تھی یا امریکہ بادشاہ نے بعد میں محترمہ بینظیر صاحبہ کو وزیر اعظم بنانے سے پہلے ان سے یہ فیصلہ کروا لیا تھا کہ پاکستان افغان پالیسی کو اب امریکیوں کی نئی مرضی کے مطابق چلائے گا، کیونکہ ضیاء الحق صاحب کی شہادت کے بعد جو ہی پیپلز پارٹی کی حکومت دوبارہ آئی تو افغانستان کے متعلق ہماری پالیسی میں بالکل ٹرن اباؤٹ ہو گیا اور میدان جنگ میں جیتی ہوئی لڑائی ہم کانفرنس کی میز پر ہار رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ افغانی اپنی اسلامی محبت کے خلاف امریکیوں اور روسیوں کے نئے گٹھ جوڑ کو ناکارہ کرنے میں کس طرح کامیاب ہوتے ہیں۔ مارشل لاء پر گفتگو۔ بھٹو صاحب نے میرے ساتھ گفتگو میں مارشل لاء یا فوج کو خاص تنقید کا نشانہ کبھی نہ بنایا تھا۔ البتہ ہماری کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو جانے کے بعد کبھی کبھار جرنیل صاحبان پر کوئی نہ کوئی ریمارک پاس کر دیا کرتے تھے۔ ایک دن پاکستان میں مارشل لاء کے تسلسل کا ذکر چھڑا تو میں نے ان سے کہا کہ 1958 کے فیلڈ مارشل محمد ایوب خان صاحب والے مارشل لاء کے دنوں میں سیکنڈ لیفٹیننٹ تھا، جس کی وجہ سے مجھے فوج، قوم یا ملک پر مارشل لاء کے اثرات سے متعلق کوئی خاص فکر نہ تھی۔ مارشل لاء لگنے سے پہلے ملکی حالات بدتر ہو چکے تھے اور تقریباً ہر آدمی نے مارشل لاء کے نفاذ کو خوش آمدید کہا تھا۔ ہم جونیئر آفیسرز بھی عوام کے ساتھ تھے اور ہم نے بھی یہی سمجھا کہ یہ ملک و قوم کے لیے خوش آئندہ بات ہے۔ دوسرے مارشل لاء کے وقت جو یحییٰ خان صاحب کا مارشل لاء کہلوایا اور جس کی ذمہ داری بعد میں آپ کے کندھوں پر بھی پڑی، میں میجر تھا۔ میرے اس ریمارک پر بھٹو صاحب نے فوراً مجھے ٹوکا اور کہنے لگے، وہ بھٹو صاحب تو عوامی لیڈر ہیں اور انہوں نے ورثے میں سب کچھ پایا، لیکن ان حالات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہا اور ملک کو پہلا قومی آئین دیا۔ میں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جنرل ضیاء صاحب کا مارشل لاء جو آج کل ملک کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے، میں نے کافی سروس کر لی ہوئی ہے اور ایسے فرائض پر مامور ہوں کہ مارشل لاء کے اثرات کو بہت گہرائی سے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ مارشل لاء کے تسلسل سے فوج کو بے حد نقصان پہنچ رہا ہے، ملک و قوم کو بھی گھاٹا ہی گھاٹا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے سیاستدان ہر دفعہ ملک کو ایسے دورائے پر لا کھڑا کرتے ہیں کہ فوج کو چاروں نہ چار ملک کو چلانے کے لیے مارشل لاء کا سہارا لینا پڑتا ہے، ورنہ ملک میں خانہ جنگی جیسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں اور ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے ایسا قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ بھٹو صاحب میرے ساتھ متفق نہ ہوئے اور کہنے لگے، کرنل رفیع، سیاسی حالات کو سیاستدان ہی سنوار سکتے ہیں اور انہی کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے۔
چاہیے۔ ہر ملک میں سیاستدانوں کے آپس میں اختلافات اور جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن وہی آخر مل جل کر ان کا کوئی نہ کوئی حل نکالتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جن لیڈروں کو عوام رد کر دیتے ہیں وہ حکومت کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کرتے رہتے ہیں، لیکن جمہوریت میں قومی نمائندوں کو حق حاصل ہے کہ وہ ملک و قوم کی بہتری کے لیے اپنی پالیسیاں بنائیں اور ان کے مطابق ملک کو چلائیں۔ ہمارے ملک میں جو پارٹی یا پارٹیاں حکومت سے باہر ہوتی ہیں وہ ہر پالیسی کو غلط ہی تصور کرتی ہیں، اور اگر ان کا آپس میں اختلاف بڑھ جائے تو فوج کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ بندر بانٹ شروع کر دے۔ جب کبھی حالات ذرا بر خراب ہوں، کئی جرنیل ایسے موقعوں کی تلاش میں ہوتے ہیں اور وہ فوراً ملک و قوم کے نام پر فوج کے بلبوتے پر ماشاء اللہ لگا کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ دراصل ہر ایسے موقع پر باہر کی طاقتوں، خاص کر ہمارے دوست امریکہ کا ہاتھ ہوتا ہے، جو پہلے ملکی حالات کو خراب کرنے میں مدد دیتی ہیں اور پھر اپنی مرضی کے جرنیلوں کو مارشل اللہ لگانے پر اکساتی ہیں اور ان کی مدد بھی کرتی ہیں۔ کہنے لگے بدقسمتی سے ہمارے ملک کی آزادی مارشل لاز ہی ختم کریں گے۔ بھٹو صاحب کی اپنی پارٹی کے متعلق خیالات۔ 1978 کے دنوں میں بھٹو صاحب نے اپنی پارٹی کے متعلق کبھی کوئی بات نہ کہی تھی۔ وہ پارٹی کے خلاف بات سننے کو تیار نہ تھے، چونکہ پارٹی کی طرف سے کوئی خاص اضطراب یا بے چینی کا مظاہرہ نہ ہوا تو میں نے ایک بار پارٹی کی اس بے حسی پر تنقید کی، جس کو بھٹو صاحب نے فوراً رد کر دیا۔ میں نے اس موقع پر ایک افسر کا قصہ سنایا جو اس نے ایک کانفرنس میں بیان کیا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی 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 کے بڑے بڑے شیر آج کل چوہے بنے ہوئے ہیں۔ چونکہ بھٹو صاحب ان دنوں اقتدار میں تھے، وہ خود چونکہ ایک بلی کی طرح تھے اور ان کے آنے پر تمام کارندے چوہوں کی طرح اپنے اپنے بلوں میں گھس جاتے تھے۔ اب جب کہ انہیں باہر نکل کر بھٹو صاحب کی اسیری کے خلاف شور و غل مچانا اور قربانیاں دینا چاہیے تو وہ اسی طرح ماشاء اللہ کے ڈر سے پرانی عادت کے مطابق بلوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ بھٹو صاحب نے فوراً کہا کہ کون ہے جو اپنی انگلی بھی جلانے کو تیار ہو، لیکن ہمارے کارکن اپنے آپ کو آگ لگا کر جلا رہے ہیں۔ ان دنوں کچھ غربا نے احتجاجاً اپنے کپڑوں پر مٹی کا تیل چھڑک کر اپنے آپ کو آگ لگا کر جلانا چاہا تھا اور کہنے لگے میں نے ان کو ایسا کرنے سے منع کیا ہے، ورنہ اب تک بے شمار لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ دے چکے ہوتے۔ اس پر میں نے ایک اور افسر کا قصہ سنایا کہ کچھ غریب لوگوں کو پیسوں کا لالچ دے کر تیار کیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو آگ لگائیں اور فوراً ان کو کمبلوں سے لپیٹ لیا جائے گا اور جلنے نہ دیا جائے گا، مگر ایسے غریبوں کو معاوضہ بہت بڑا دیا جاتا ہے۔ بھٹو صاحب یہ سن کر بڑے طیش میں آ گئے اور کہنے لگے یہ سب بکواس اور جھوٹ ہے۔ پھر کہنے لگے دراصل انہوں نے اپنی پارٹی کو حکم نامہ بھیجا تھا کہ ابھی وقت نہیں ہے اور کوئی اپنے آپ کو اس طرح نہ جلائے اور نہ مارے۔ مجھ سے انہوں نے کہا کہ اپنے جرنیلوں سے کہو کہ وہ مجھے راولپنڈی سے صرف لاہور تک جانے دیں اور مجھے وہاں عوام کو ایڈریس کرنے دیں اور پھر دیکھیں کہ لوگ بھٹو صاحب کو کیسے چاہتے ہیں اور ماشاء اللہ ان کو کیسے روک سکتا ہے۔ انہوں نے کہا میری پارٹی مجھ پر جان دینے کو تیار ہے اور وقت آنے پر یہ کارکن ثابت کر دکھائیں گے کہ ان کے لیے بھٹو کیا حیثیت رکھتا ہے اور وہ اس کو کس حد تک چاہتے ہیں۔ کہنے لگے میری پارٹی میں ایک معمولی سی تعداد موقع پرست لوگوں کی ہے جو اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں، لیکن ان سے میری پارٹی کندن بن کر نکلے گی۔ لیکن جوں وقت گزرتا گیا بھٹو صاحب کچھ مایوس سے ہوتے گئے۔ اوائل 1979 میں وہ اپنی پارٹی سے جو امیدیں لگائے بیٹھے تھے وہ بر نہ آ رہی تھیں۔ ایک دن کچھ مایوسی کے عالم میں مجھ سے کہنے لگے کہ وہ حرام زادے کدھر ہیں جو کہا کرتے تھے کہ ہم اپنی گردنیں کٹوا دیں گے، اپنی انگشت شہادت گردن کی ایک طرف سے دوسری طرف کھینچتے ہوئے۔ میرے خیال میں وہ دن ایسے تھے فروری مارچ 1979 جب بھٹو صاحب اپنی پارٹی سے نا امید ہو رہے تھے، حالانکہ دوسری طرف ماشاء اللہ حکام بے حد فکر مند تھے، جس کا میں کچھ ذکر احتیاطوں اور مزید احتیاطوں میں پہلے کر چکا ہوں۔ پھر لمحہ فکر عروج کو پہنچ رہا تھا کہ کہیں سپریم کورٹ میں بھٹو صاحب کی اپیل خارج ہونے پر پارٹی بڑے پیمانے پر گڑبڑ نہ کرے اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے۔ لیکن ہر آدمی پارٹی کی بے حسی پر حیران تھا
کہ کسی نے اپنی انگلی تک نہ اٹھائی۔ اس وقت صرف ماں اور بیٹی بے حد بے قرار اور فکرمند تھی، باقی تمام اشخاص خصوصاً پارٹی کے بڑے چھوٹے ستون خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی جب 3 اور 4 اپریل 1979 کی رات کو بھٹو صاحب کو بتایا گیا کہ ان کو پھانسی دی جا رہی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے اکیلے میں پوچھا کہ یہ کیا ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ جناب آپ کو واقعی آج پھانسی دی جا رہی ہے۔ تو اس رات انہوں نے کہا تھا کہ میری پارٹی مردہ بھٹو دیکھنا چاہتی تھی، نہ کہ زندہ بھٹو۔ میں نے آخری لمحات کے عنوان میں اس کتاب کے آخر میں ان لمحات کی پوری تفصیل بیان کی ہے، جس وقت بھٹو صاحب کا ہر ایک لفظ اور ہر ایک لمحہ ریکارڈ کیا جا رہا تھا۔ میں آج ان منافق سرفروشوں کو بتا دوں کہ بھٹو صاحب اپنی پارٹی سے آخری لمحات میں خوش نہ تھے، جو صرف غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی، ان دنوں جیلوں میں بند تھی، لیکن اصلی فائدہ اٹھانے والے اور پارٹی کے بہت سے لیڈر اس نازک وقت پر اپنے آپ کو چھپا رہے تھے۔ شاید ان میں سے بہت سے آج کل پھر لیڈر بن کر پارٹی کے اصلی غمخوار بنے ہوئے ہوں، کیونکہ ریاکاری میں تو ہم اپنی مثال آپ ہیں۔ بھٹو صاحب کا وفادار۔ جنوری 1979 میں بھٹو صاحب نے مجھ سے ایک دن فرمائش کی کہ وہ اپنا کتا سیل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ حکام اس کو اندر لانے کی اجازت نہ دیں گے، لیکن پھر بھی مجھے انکار کی جرت نہ ہوئی۔ 20 جنوری 1979 کے دن محترمہ بے نظیر صاحبہ نے بھٹو صاحب سے ملنے آنا تھا۔ میں نے اس دن ڈیوٹی آفیسر سے کہا کہ اگر محترمہ بے نظیر اپنے ساتھ پپ لائیں تو اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اندر جانے دینا۔ میں خود جیل کے دفتر سے کہیں باہر چلا گیا۔ محترمہ بے نظیر کتا اپنے ساتھ سیل میں لے گئیں۔ کتے کے اندر جانے کے بعد باقاعدہ رپورٹ نہ دی گئی، لیکن حکام کو اس کے داخلے کی اطلاع دوسرے ذرائع سے مل گئی اور مجھ سے جواب طلبی بھی ہوئی۔ مجھے بتایا گیا کہ کتے کی سونگھنے کی قوت انسان سے 90,000 گنا اور سننے کی قوت 400 گنا زیادہ ہے۔ یہ جانور قیدیوں کو جیل سے باہر نکالنے کے کام میں بے حد مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، اور مجھے خبردار کیا گیا کہ آئندہ مجھ سے ایسی غلطی ہرگز سرزد نہ ہونے پائے۔ بہرحال میری اگلی ملاقات پر بھٹو صاحب نے میرا شکریہ ادا کیا۔ بھٹو اور میں۔ فروری 1979 میں ایک دن بعد دوپہر میں بھٹو صاحب کے ساتھ سیکیورٹی وارڈ کے صحن میں بیٹھا گپ شپ کر رہا تھا۔ انہوں نے میرے بارے میں بات چیت کو بڑھاتے ہوئے فرمایا، کرنل رفیع، تم بریگیڈیئر تو ضرور ہو جاؤ گے اور ممکن ہے کہ میجر جنرل بھی بن جاؤ۔ پھر چند لمحے میری طرف دیکھتے رہے اور بولے، لیکن زندگی صرف یہی کچھ نہیں ہے، بلکہ زندگی بہت خوبصورت چیز ہے۔ آپ دنیا میں اپنی زندگی کہیں کسی بھی رقم کے ساتھ عیش سے گزار سکتے ہیں۔ میں نے یہ خبر سن کر بے حد گھٹن محسوس کی اور تھوڑی ہی دیر میں اپنی گھڑی کو دیکھا اور معافی چاہتے ہوئے ان سے اجازت لی کہ مجھے کوئی ضروری کام کرنا ہے۔ میرے اٹھ جانے کے بعد بھٹو صاحب نے میرے متعلق کیا سوچا ہوگا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا ضمیر مجھے آج تک اپنے فرض کو دوسری ہر چیز سے مقدم رکھنے پر ایک خاص مسرت اور سکون بخشتا رہا ہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ میں چونکہ اسٹاف کالج نہ جا سکا تھا اور جنرل ضیاء الحق صاحب کے نئے حکم کے تحت بریگیڈیئر بھی نہیں بن سکتا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ فل کرنل ہی ریٹائر ہوں گا، لیکن بھٹو صاحب کے ساتھ اتنا نزدیک رہنے پر اور اپنے فرائض کو ہر شے پر مقدم رکھنے پر اور حکومت کا مجھ پر اس قدر بھروسہ دیکھ کر شاید بھٹو صاحب نے یوں خیال کیا تھا اور پھر اتنی بڑی پیشکش کر دی تھی، جسے میں نے بڑے بے لوث انداز میں ٹھکرا دیا تھا۔ بھٹو صاحب کے چشمے اور میری آنکھیں۔ بھٹو صاحب کے پڑھنے والے چشموں کا فریم موٹا اور کالے رنگ کا تھا۔ وہ پڑھتے وقت اسی اینک کا استعمال کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ رات گئے سیل میں گپ شپ بازی کے دوران اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں کا ذکر کر رہے تھے اور مجھے ان زیادتیوں پر بین الاقوامی رد عمل بتا رہے تھے۔ اسی موضوع پر ان دنوں کے ٹائم رسالے نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے مجھے اس رسالے کی رائے پڑھنے کے لیے کہا۔ چونکہ میں اپنی پڑھنے کی اینک ساتھ نہ لایا تھا، مجھے رسالے کی عبارت پڑھنے میں دقت ہوئی۔ بھٹو صاحب نے فوراً اپنا چشمہ مجھے دیا کہ لگا کر دیکھیے، ممکن ہے دونوں کی نظریں ایک جیسی ہوں۔ میں نے ان کی اینک
استعمال کرنے میں کچھ ہچکچاہٹ محسوس کی، لیکن ان کے اصرار پر اسے لگا کر پڑھ لیا۔ بعد میں 2 یا 3 مرتبہ اسی قسم کی حالت میں انہوں نے مجھے اپنی اینک دی، جس کی مدد سے میں نے ضروری تحریریں پڑھیں۔ مجھے فخر ہے کہ میں نے ایک بہت بڑے آدمی کی اینک کو اس کی مرضی کے ساتھ استعمال کیا۔ یہ خان صوبہ سرحد کے ایک خاندان پر بھٹو صاحب نے اپنے خیالات کچھ یوں ظاہر کیے کہ بدقسمتی سے پورا خاندان ہی ہندو نواز ہے۔ ان کی وفاداریاں پہلے تو ہندوستان کے ساتھ ہیں اور پھر افغانستان اور روس کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے پاکستان بننے کی بھرپور مخالفت کی اور بدقسمتی سے آج تک یہ لوگ پاکستان کے کھلے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ان کے علاقے کے لوگوں کو ان کا مصاحبہ کرنا چاہیے، یا کم از کم تمہاری فوجی حکومت کو ہی اس کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ یہ خاندان پاکستان کی تاریخ میں غدار خاندان کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ بھٹو صاحب کی اسیری کے دوران ان کی ایک خاتون جب لندن میں مارک اینڈ اسپنر اسٹور سے چوری کے سلسلے میں پکڑی گئی تھی تو بھٹو صاحب نے ان کی اس حرکت پر بہت کچھ کہا تھا، لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ سندھو دیش اگست یا ستمبر 1978 میں راولپنڈی جیل سپرنٹنڈنٹ چودھری یار محمد نے ایک دن مجھ سے کہا کہ بھٹو صاحب سندھو دیش کی باتیں کر رہے تھے، جس کا میں نے یقین نہ کیا۔ لیکن کچھ مدت کے بعد جب بھٹو صاحب نے ایک دن مجھ سے کہا کہ کرنل رفیع آپ لوگ پنجاب میں رہیں، ہم اپنے لیے سندھو دیش بنائیں گے، تو مجھے اس قدر تعجب اور افسوس ہوا کہ میں اس کی تفصیل بیان نہیں کر سکتا۔ بھٹو صاحب سے 1-2 دن بعد دوبارہ ملنے تک میں اسی معاملے پر سوچتا رہا۔ مشرقی پاکستان کا المیہ ہم پر گزر چکا تھا، اس لیے اس قسم کے سانحے کے ہم محتمل نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر آج بھٹو صاحب جیسا شخص اس قدر کی باتیں کر رہا تھا۔ ان سے ملنے پر جب میں نے ان کے خیالات پر تعجب اور گلہ کیا تو کہنے لگے، میں اپنے آپ کو پاکستان کے لیے اتحاد اور یقین کا نشان یعنی علامت تصور کرتا رہا ہوں، اور خاص کر سندھیوں کے لیے۔ اگر مجھے اس جھوٹے اور بناوٹی کیس میں نقصان پہنچایا گیا تو پاکستان میں عموماً اور سندھ میں خصوصاً اتنی گڑبڑ ہوگی کہ ماشاء اللہ تو کیا کوئی بھی حکومت عوام کو کنٹرول نہ کر سکے گی، اور آخرکار پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ مجھے اس دن انسان کی خود غرضی کی انتہا سمجھ میں آئی۔ جنرل شاہ رفیع عالم کی اچانک سبکدوشی۔ میجر جنرل شاہ رفیع عالم راولپنڈی میں ڈی ایم ایل اے کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ 10 کور ہیڈ کوارٹر نے شروع میں سیکیورٹی وارڈ کا پلان بنایا تھا، لیکن بعد میں ڈی ایم ایل اے نے اس پلان کو تکمیل تک پہنچایا اور 24 مارچ 1979 تک اس کے ذمہ دار رہے۔ میجر جنرل شاہ رفیع عالم ایک بہادر اور قابل جرنیل تھے۔ 1967-68 میں جب میں SSG کی پیراشوٹ اسکول کی کمان کر رہا تھا تو ان دنوں میجر شاہ رفیع عالم بھی پیرا جمپ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس زمانے سے میرے ان کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں اور وہ میری بڑی عزت کرتے رہے ہیں۔ ہمارے عہدوں میں فرق کے باوجود ہم ایک دوسرے سے کھل کر ملا جلا کرتے تھے۔ وہ ایک کھلے دل و دماغ کے انسان ہیں، چونکہ انہوں نے انگریزی ماحول میں پرورش پائی، اس لیے ان کا برتاؤ بھی اسی طرز کا رہا ہے، لیکن وہ بڑے قدر شناس اور اچھے شخص ہیں۔ بھٹو صاحب نے 1-2 مرتبہ جنرل شاہ رفیع عالم کے خاندان کا میرے ساتھ ذکر کیا تھا، لیکن میں نے اس کا کوئی خاص نوٹس نہ لیا تھا۔ مارچ 1979 میں بیگم نصرت بھٹو اور جنرل شاہ رفیع عالم کی کسی جگہ ملاقات ہوئی۔ ان کے درمیان کیا بات چیت ہوئی مجھے اس کا علم نہیں، لیکن جنرل شاہ رفیع عالم صاحب نے اس ملاقات کا ذکر جنرل ضیاء الحق سے نہ کیا۔ شاید جنرل رفیع عالم بھٹو خاندان کی امیدوں پر پورا نہ اترے۔ شاہ رفیع عالم اور بیگم نصرت بھٹو کی ملاقات کے کچھ دن بعد میں 22 مارچ 1979 کو صبح 10 بجے کے لگ بھگ سیکیورٹی وارڈ میں گیا۔ جو ہی میں بھٹو صاحب کے سیل میں گیا، انہوں نے اونچی آواز سے مخاطب ہو کر کہا، کرنل، جا کر جنرل ضیاء الحق کو بتاؤ کہ اسے باہر کے ملکوں کے اخبار نویسوں کو اس طرح کے بیان نہیں دینے چاہیے جو آج کل دے رہے ہیں۔ شاید BBC کی ٹیم کو جنرل ضیاء الحق صاحب نے بیان دیا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق بھٹو صاحب کو سزا دی جائے گی اور ملک کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے اس میں کوئی تخفیف نہیں کریں گے۔ کچھ چیزیں خفیہ بھی رکھی جاتی ہیں۔
پھر کہنے لگے کیا میں نے اگلے دن جنرل شاہ رفیع عالم کی ملاقات پر جو اس نے میری بیگم کے ساتھ کی کوئی شور مچایا؟ جنرل شاہ رفیع عالم نے جہاں چاہا میری بیگم کو کار میں لے گیا۔ کچھ باتیں خاموشی کے ساتھ ذیغہ راز میں رکھی جاتی ہیں۔ میں خاموش رہا اور جی جناب کہہ کر سیکیورٹی وارڈ سے باہر آ گیا۔ مجھے پتا چلا کہ شاہ رفیع عالم صاحب نے بھٹو خاندان کے ساتھ کوئی اندرونی رابطہ قائم کیا ہوا ہے اور اس کو انہوں نے حکومت سے چھپا رکھا ہے۔ میں سیکیورٹی وارڈ سے نکل کر سیدھا DMLA کے دفتر گیا اور جنرل شاہ رفیع عالم صاحب کو یہ ماجرا سنایا اور کہا کہ عین ممکن ہے کہ انہوں نے اپنی ملاقات کا ذکر CMLA سے نہ کیا، لیکن اب تک یہ بات ان تک پہنچ گئی ہوگی۔ جنرل شاہ رفیع عالم بے حد گھبراہٹ کا شکار معلوم ہو رہے تھے۔ وہ اپنے دفتر میں انگیٹھی کے سامنے کھڑے تھے اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کو اس قسم کی ملاقات سے انتجاب کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اگلے روز مجھے ہیڈ کوارٹر بلایا گیا۔ میرے ساتھ کور کمانڈر صاحب بہت اچھی طرح ملا کرتے تھے، لیکن اس دن وہ زیادہ ہی مہربان نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا جیل کے حالات کیسے ہیں؟ میں نے بتایا کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ پھر انہوں نے جنرل شاہ رفیع عالم صاحب کے متعلق پوچھا کہ ان کا برتاؤ کیسا ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ وہ بہت سخت ہیں اور انہوں نے مجھے میرے پنجوں میں رکھا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ ان کا رویہ بڑے قیدی کے بارے میں کیسا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ جنرل شاہ رفیع عالم بڑے قیدی کے لیے ہمیشہ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں اور مجھے ہمیشہ بہت ہوشیار رہنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ کور کمانڈر صاحب نے مجھے نصیحت کی کہ میرے تمام جوانوں اور تمام افسروں کو بہت زیادہ ہوشیار ہونا چاہیے اور مجھے بھی ہر وقت اپنے حواسے خمسہ بیدار رکھنے کی ضرورت ہے۔ کور ہیڈ کوارٹر سے واپسی پر مجھے پورا علم ہو گیا کہ کیا ہونے والا ہے، اور وہی ہوا۔ اگلے روز یعنی 24 مارچ 1979 کو معلوم ہوا کہ جنرل شاہ رفیع عالم صاحب DMLA کی ڈیوٹی سے ہٹا دیے گئے ہیں اور تبدیل ہو کر سیالکوٹ جا رہے ہیں، اور جنرل صغیر حسن سید نے DMLA کے فرائض سنبھال لیے ہیں۔ یوں ایک بہت اچھے اور قابل جرنیل کے کیریئر کا خاتمہ ہو گیا۔ مجھے چند سال بعد اپنے خفیہ فرائض کے دوران معلوم ہوا کہ ہمیں گلف کے علاقے سے ان دنوں ایک رپورٹ آئی تھی جس کے ذریعے ہمیں 2 جرنیلوں کے متعلق خبردار کیا گیا تھا کہ ان کے تعلقات PPP کے ساتھ ہیں، اور ہماری خفیہ ایجنسی نے بھی مارشل لا اتھارٹی کو اس لنک کی اطلاع کر دی تھی۔ بہرحال بھٹو صاحب نے اپنے سیل میں مجھ سے اونچی بات کر کے جنرل شاہ رفیع عالم صاحب کو سبق دوش کروا دیا۔ پاک چین دوستی۔ ایک دن پاک چین دوستی پر بات چھڑی تو بھٹو صاحب نے کہا چین ایک ایسا ملک ہے جس نے ہماری ہر مشکل گھڑی میں مدد کی اور اپنے آپ کو ہمارا ایک مخلص دوست ثابت کیا۔ حالانکہ دونوں ممالک میں مختلف نظام کام کر رہے ہیں، ہمارے ان پڑھ مولوی لا علمی اور تنگ نظری کی وجہ سے اسلام کو انتہائی بنیاد پرستی کی طرف لے گئے ہیں، اور قراقرم کے پار کمیونزم بھی کچھ ایسے حالات سے دوچار رہا ہے۔ مگر دونوں ملکوں کی لیڈرشپ نے جو پولیٹیکل حالات کو صحیح سمجھا ہے اور ہماری دوستی کی بنیاد صحیح خطوط پر استوار کی ہے۔ پھر کہنے لگے مجھے فخر ہے کہ میں نے اس لازوال دوستی کی بنیاد ڈالی۔ حالانکہ شروع کے دنوں میں میرے آقا کو چین کی حکومت پر بڑے شکوک و شبہات تھے۔ کہنے لگے وقت نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ چین سے زیادہ کوئی ملک بھی ہمارا خالص، سچا اور بھروسے والا دوست نہیں۔ ہمیں اس دوستی کو قائم و دائم رکھنا چاہیے۔ اسی موقع پر چین، روس اور امریکہ کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں چین کو کسی سپر پاور کے ساتھ مقابلتاً پرکھنا نہیں چاہیے، چونکہ روس بھی ہمارے علاقے میں ایک برتر طاقت ہے، اس لیے اس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے رہنے چاہیے اور کسی دوسرے ملک کی خاطر ہمیں اس ملک کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، اس پر بھروسہ کرنا غلطی ہوگی، کیونکہ وہ قوم بہت خود غرض ہے اور یہودیوں کے اثر میں ہے، جو صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری اسلامی دنیا کا بدخواہ ہے۔ مسٹر غلام علی میمن کی ناگہانی موت۔ آخری ایام کے دوران جب میں ایک دن سیکیورٹی وارڈ بھٹو صاحب کو دیکھنے گیا تو ان کو عام حالت سے زیادہ خاموش اور افسردہ پایا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ مسٹر غلام علی میمن کی اچانک موت ان پر بے حد اثر انداز ہوئی ہے۔ کہنے لگے غلام علی میمن بہت قابل اور ماہر قانون دان تھے، جنہوں نے ان کے کیس کو بڑی محنت اور لگن کے ساتھ لیا ہوا تھا، اور شاید ان کی اچانک موت کی ایک وجہ ان کا یہ کیس ہو۔
کچھ نہ لکھنے والی باتیں۔ میں ہمیشہ بھٹو صاحب کے ساتھ بات چیت میں محتاط رہا۔ شروع میں وہ بھی اسی رویے کو اپنائے رہے، لیکن جو ہی ہماری بے تکلفی بڑھی، مجھے کبھی کبھار ان کی کچھ باتیں، خاص کر ان کی جنسی تجربے سن کر بے حد حیرانی ہوئی۔ ایسی باتیں سن کر میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے ایک فوجی سمجھ کر ایک خاص ماحول میں ڈھالنا چاہتے ہوں گے تاکہ میں ان کے ساتھ بالکل فری ہو جاؤں، بلکہ میں کچھ اور بھی محتاط ہو گیا، جس کو انہوں نے بھی محسوس کیا اور ایک دو مرتبہ کچھ ریمارکس بھی پاس کیے۔ بہرحال کافی دنوں بعد میں نے محسوس کیا کہ ایک کال کوٹڑی میں ان جیسے آزاد خیال انسان سے ایسی گفتگو بھی سنی جا سکتی ہے۔ بھٹو صاحب کے ساتھ ان کی زندگی کے بدترین دنوں میں رہتے ہوئے میں نے یہ ضرور اخذ کیا کہ ان کی آزاد خیالی پر کافی کچھ لکھا جا سکتا ہے، لیکن اس موضوع پر میں کچھ نہ لکھنا ہی مناسب سمجھوں گا۔ ان دنوں بھٹو صاحب نے کچھ سنجیدہ باتوں کا بھی ذکر کیا، لیکن قومی اور ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس وقت ان کے متعلق بھی لکھنا پسند نہیں کرتا۔